आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बीपीएससी 4.0 की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये आपकी प्राइमरी लेवल यानी पीआरटी वाले छात्रों के लिए होने वाली है। और एक बात हम बताना चाहेंगे, ये जो है अभी तक आपके जितने भी छात्र सफल हुए हैं टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड में, उन लोगों की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक उन लोगों ने इसी बुक को बताया है। इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग 3 कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आप लोगों को 2 कंप्लीट करा दिए। तो प्लीज़ आप जिन लोगों ने उन वीडियो को ना देखा हो ज़रूर आप लोग चैनल पर जाकर देखना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बताना चाहेंगे, सिर्फ हम आपको क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बताएंगे, उनसे संबंधित जहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं टीआरई 4.0 में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहता है कि वर्ष 1943 में आपकी आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो ये आपकी किस जगह से अस्तित्व में आई थी? तो याद रखना इसका जवाब आपका सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि चंपारण जनपद में एक आपकी प्रथा है, वहाँ पर कौन सी प्रथा है? तिनकठिया। तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो याद रखना इसका तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही आपके तिनकठिया प्रथा से तात्पर्य हो जाएगा। तो 32 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में 100% आना तय है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका नागपुर कांग्रेस अधिवेशन है इसको आप किससे मिलान करेंगे, तो याद रखना जो आपका नागपुर कांग्रेस अधिवेशन है ये आपके असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव से संबंधित हो जाएगा। तो यानी ए थर्ड आपका किस ऑप्शन में? तो आप देखेंगे इसी के जरिए आप सही ऑप्शन लगा सकते हैं कि 33 का बी सही हो जाएगा, लेकिन बाकी भी समझते हैं। जो आपका लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपके पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद कराची कांग्रेस अधिवेशन, तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपके मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव से। और लास्ट आपका बचा हुआ है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जो कि आपका गर्म दल और नरम दल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इनको आप लोग जरूर लिखकर इनके मिलान करना, तब चीज़ें आपको और भी जल्दी और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो याद रखना जब बात करेगा कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय को हम लोग जो है आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना भूल गए। अगर आपसे पूछा जाए कि नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो है ये आपका कब हुआ, तो इसकी डेट आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि डेट भी इनकी इम्पोर्टेंट है। तो 1920 में। और अगर आपसे पूछा जाए लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो ये आपका 1929 में हो जाएगा। और कराची अधिवेशन की बात करेगा तो ये आपका 1931। आप एक सीक्वेंस देखेंगे कि 20, 29, 31, और ये जो आपका लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपके 1916 में हुआ था। तो ज़रूर आप इनकी डेट लिख जरूर लेना, एक बार पढ़ भी लेना, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं हो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 34 का भी आंसर आपको ए बता दिया था कि आधुनिक भारत का पिता आपके राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है महात्मा गांधी को अंतरात्मा रक्षक किसने या किसे कहा गया है? आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी को अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। तो अंतरात्मा रक्षक जो है महात्मा गांधी का किसे कहा गया था, तो याद रखना ये आपके जो है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है आपके महात्मा गांधी के अंतरात्मा का रक्षक कहा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई। तो याद रखना ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल ने आपके जो है भारत में अंग्रेजी की पढ़ाई की शुरुआत कराई,
तो याद रखना इसका जवाब आपका हो जाएगा लॉर्ड बैटिंग। लॉर्ड बैटिंग ने जो है आपके भारत में अंग्रेजी की पढ़ाई की शुरुआत कराई। और अगर यहाँ पर आपसे अगर एक पॉइंट अगर और पूछ दिया जाए कि, और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो इन दोनों में आप लोग डिफरेंस जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था। तो याद रखना जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी का है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन कब इनका हुआ था या किस अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखना ये आपका जो एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर जो है इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, और ये आपका हरिपुरा जो अधिवेशन है ये आपका हुआ कब, इसकी डेट भी आप लोग याद रखना, ये आपका 1938 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खाली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। तो आप लोग को याद रखना ये ऐसा किस एक्ट के द्वारा हुआ था। तो ऐसा जो है आपके चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा क्या हुआ था, जो आपके सिविल सेवक थे उनके चयन हेतु आपका क्या हुआ था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कब, किस एक्ट के तहत, तो आपके चार्टर एक्ट 1853 के तहत। खाली स्थान कहता है कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, यानी कहता है किस आंदोलन को जो है आपके अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है, शायद टीआरई सेकंड का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना आपके भारत छोड़ो आंदोलन को जो है हम लोग अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होने वाला है। तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही पूछा गया, कहता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को याद भी रखना है कि रॉलेट एक्ट जो आपका हुआ था ये 1909 में नहीं, ये आपके 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता यहाँ पर पूछा गया 1926 में हस्ताक्षर किए गए, जी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसका जवाब जो है, क्योंकि गांधी इरविन समझौते को भी आपको याद रखना है, ये आपका जो है 5 मार्च और 1931 को हुआ था आपका कौन सा, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो दोनों बातें हमने बता दी, तो इसका जवाब 40 का आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो याद रखना ऐसे सूत्री विभाजन के नाम क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो कहता है पहला ऑप्शन आपका क्या है, एनाफेज, फिर टेलोफेज या मेटाफेज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, तो अब आप लोग इसका जवाब जरूर याद रखना, जिसके दौरान जो है क्या होता है, विभाजित सेल के गुणसूत्र आपके मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, किस सूत्री विभाजन के कारण, तो आपके मेटाफेज सूत्री विभाजन के कारण। ठीक है, तो आपका 51 का राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। तो याद रखना आपके हरे और स्वच्छ उत्पादन का जो लक्ष्य हो जाएगा तो वो आपका होगा अपशिष्ट न्यूनतमीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण आपका हो जाएगा हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। कहता है कि समुद्री ककड़ी यानी सी कुकम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है
पांचों में से। तो याद रखना इसमें जो आपका समुद्री ककड़ी होती है वो आपकी एक समुद्री आकशेरुकी इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, क्या है? समुद्री ककड़ी एक समुद्री आकशेरुकी। ठीक है, तो इसका जवाब आपका जो 53 का सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या कहता है। कहता है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट आप लोग जरूर याद रखना। ये आपकी 1974 में आपका जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1974 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो याद रखना ये आपकी कार्बन स्पेस कहलाती है। पृथ्वी द्वारा जो है कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता आपकी कार्बन स्पेस कहलाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक होती है। CO2 की होती है, CH4 की होती है या SF6 की होती है। तो याद रखना जो आपका 56 का राइट जवाब हो जाएगा वो आपका SF6 की आपकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम बताना चाहेंगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आपकी ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों में आपका CO2 भी आ जाएगा, CH4 भी आ जाएगा और SF6 भी आ जाएगा और O3 भी आ जाएगा और N2O भी आ जाएगा। तो इनके नाम आप लोग जरूर याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं तो आप उनके नाम बता सकते हैं। और ग्रीन हाउस से संबंधित एक बात याद रखना कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को गर्म करने के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं तो आप लोग उसका जवाब देंगे ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं। तो याद रखना एक जाति हो या इसकी समष्टि में कुल अगर आनुवंशिक विविधता की बात करता है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना उसको जो है हम लोग जीन पुल कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन पुल। ठीक है, और ये जो आपका जीन होता है किसका बना होता है अगर आपसे पूछा जाए तो जीन आपका DNA का बना होता है। और DNA का आप लोग फुल फॉर्म भी अच्छे से जानते होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपका 57 का B बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग जरूर याद रखना। फिर आपसे कहता है क्वेश्चन कहता है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है। तो याद रखना जो आपका इंडोर वायु प्रदूषण होता है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा हो जाएगा। तो याद रखना जो आपका 58 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका रेडान गैसें जो होती हैं ये आपके इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। कौन? रेडान गैसें जो आपकी होती है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पुरानी इमारतें हैं कि न्यू व दरारें जो उसमें पड़ती हैं उसके जो किस कारण पड़ती हैं तो ये भी आपके रेडान गैस के कारण पड़ती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी को धुरी पर अवस्था बदलने जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो ऐसा आपके किसने बताया था। तो याद रखना ये आपके किसने बताया था। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिलुटिन मिलानकोविच। मिलुटिन मिलानकोविच ने बताया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए आपका एक कारक है। ऐसा किसने सुझाया था। तो इनका नाम जरूर आप लोग एक दो बार अपनी कॉपी पर लिख कर देख लेना, मिलुटिन मिलानकोविच। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहीं पर पूछा जाए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ये ऐसा किसका कथन था तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कॉपरनिकस का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसको भी हम लोग समझते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं आपका इनमें से कौन है। तो याद रखना ये आपको यूट्रोफिकेशन है ये आपका वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं, बाकी स्मॉग और अम्ल वर्षा
ये आपके सारे वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। संबंधित आपका कौन सा नहीं एयर पॉल्यूशन से, तो वो आपका यूट्रोफिकेशन। तो इसका जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। तो इन ऑप्शनों को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जवाब जो आपका सही हो जाएगा। इसमें जो आपके महान आदर्शों का उल्लेख कौन कौन से? सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपके महान आदर्शों का उल्लेख है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो 71 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो याद रखना ये आपके किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो याद रखना इसका जवाब आपका बम्बई हो जाएगा। ठीक है, बम्बई के अधिवेशन में जो है वहाँ पर आपके भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। मतलब आपको गलत बताना है, जो आपकी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में सही नहीं होने वाला है। तो याद रखना इसका जो आपका जवाब हो जाएगा, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ये बात बिल्कुल भी आपकी गलत हो जाएगी। यही आपकी स्वतंत्रता के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आपकी ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 73 का आपका राइट जवाब भी सही हो जाएगा। जो कि 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो कौन सी समिति थी जिसने आपके संविधान में क्या किया था कि आपके मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाए। तो ऐसा किस समिति ने सिफारिश की थी। तो याद रखना ये सिफारिश आपके ये आपकी स्वर्ण सिंह एक समिति थी। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है आपके मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो आपके 74 का राइट जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। कहता है कि संविधान आदेश विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है। तो याद रखना ये आपके उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो याद रखना जायद की ऋतु से संबंधित बात हो रही है। तो यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आपकी जायद की ऋतु होती है ये आपकी रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आपका 76 का राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इस टाइम जो आपकी जायद की ऋतु चल भी रही, जायद की ऋतु की अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख फसलें आपकी कौन कौन सी हैं। तो याद रखना जायद ऋतु में मुख्यतः आपके तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियाँ और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो ये भी आप लोग जायद की ऋतु से संबंधित बातें याद रखना। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनगणना से संबंधित। कहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है। तो अशोधित जो आपकी मृत्यु दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार आपके भारत की, तो वो आपकी थी 7.1%। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है। कहता है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। तो याद रखना जो आपका कोरापुट एक जिला है वहाँ पर पंचपतमाली भंडार हैं। ये आपके किस खनिज के भंडार है अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके बॉक्साइट के भंडार हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके पश्चिमी घाट होते हैं, पूर्वी घाट होते हैं, ये आपके दक्षिण भारत की बात करें अगर आपके किस स्थान पर मिलते हैं तो याद रखना ये आपके नीलगिरी, जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मिलते हैं। कौन कौन से घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, तो 79 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर जो आप इसका जवाब देंगे, यहाँ पर कुछ बातें हम आपको बताना जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। उन बातों को आप लोग जरूर नोट करके लिख लेना, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि साल, बबूल और बांस जो आपके कैसे उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है आपसे पेपर में कि उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बबूल और बांस। ठीक है, में वार्षिक वर्षा की मात्रा की बात करता है, तो अब आप इसका जवाब देंगे। वहाँ पर आपकी वर्षा जो होती है वो आपकी 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक, बहुत ही याद रखना इसको, आसान है, 51 से 151 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें हम लोग समझते हैं। अब अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, अगर आपसे कहें कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्या पूछेगा आपसे। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से आपकी क्या होती है, कम वर्षा होती है, ऐसे वनों को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे वनों को हम लोग उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कितनी वर्षा होगी आपके 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। और यहीं पर याद रखना इसका, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जहाँ वार्षिक वर्षा आपकी औसत 200 सेंटीमीटर हो, यानी कहने का मतलब 200 हो या इससे अधिक हो, उन वनों को हम लोग क्या कहेंगे, तो उन वनों को हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। इन बातों को आप लोग जरूर लिख लीजिए। तो आप ये तीनों बातें अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमने। अब आपसे अगर पूछे कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो कैमूर पठार है ये आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आपका है कहाँ, तो कैमूर पठार आपके रोहतास तथा कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। देखिए बिहार का पेपर है, तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहता है बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो याद रखना दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय। ठीक है, द्वितीय स्थान पर है, ऐसा कहता है दूसरे राज्यों की तुलना में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके बिहार में जो है कुल जोतों की संख्या कितनी है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो 1.47 करोड़। ठीक है, ये आप लोग डेटा जरूर लिख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। ये भी आपका बिहार से संबंधित है। कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्यों में लिंगानुपात क्या था। 2011 की जब आपकी जनगणना हुई थी तो उस टाइम जो आपका लिंगानुपात था वो आपका 918 था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं बिहार दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका जो महत्व हो जाएगा वो आपका कहता है कि, तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका जो है बिहार दिवस अगर आपसे पूछा जाए किस लिए मनाया जाता है तो आप लोग बोलेंगे बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। और आपका अलग कब हुआ था, 1912 में। और आपका मनाया कब जाता है बिहार दिवस, ये आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके बिहार राज्य में एग्जाम होने वाला है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इसकी डेट, जो आपके बिहार राज्य की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1912 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 आपका क्या कहता है। कहता है कि भारत के और एक बात यहाँ पर आप लोग और याद रखना कि 1 अप्रैल 1936 में जो है उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक प्रांत बनाया गया था। कब, 1 अप्रैल 1936 को जो आपके उड़ीसा को है वो बिहार से अलग करके आपके एक प्रांत बनाया गया था। वैसे बिहार आपका काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी की गई है।
तो ये आपकी किस शहर में की गई है? तो ये आपका शहर था वो आपका कोची। फिर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति आपके कौन बने हैं? तो याद रखना जो आपका इसका जवाब सही हो जाएगा वो आपसे आप लोग जानते होंगे कि जो आपके शहबाज शरीफ हैं ये आपके पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका 87 का राइट जवाब सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रभोवो सुबियांतो। कौन? प्रभोवो सुबियांतो, ये आपके इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? प्रभोवो सुबियांतो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है। कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो याद रखना ये आपके कहाँ किया है? तो ये आपके द्वारक, ठीक है। द्वारक में जो है आपके सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? आपके भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा। फिर आपसे कहते हैं हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया है, वो आपके किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना जो आपके पंकज उदास जी थे ये आपके जो है पूछा जाए किससे संबंधित थे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पंकज उदास जी जो थे ये आपके गायन के क्षेत्र से संबंधित थे और गायन से संबंधित आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो याद रखना इसका जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये आपके मशहूर गज़ल गायक थे पंकज उदास जी, जिनका 72 साल की उम्र में क्या हो गया था? निधन हो गया है। फिर कहता है टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो टाइफून गेमी नाम जो है ये आपके किस देश के द्वारा दिया गया अगर आपसे पूछा जाए? तो याद रखना ये आपके दक्षिणी कोरिया के द्वारा दिया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? तो याद रखना जो आपका विचलन कोण निर्मित होता है वो आपके आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में आपका विचलन कोण निर्मित होता है। तो 91 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा? तो प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा जब आपके दो इंजन हैं वो इंजन जो है एक दूसरे को पार करने की स्थिति जब आएगी तो ऐसे में जो आपका ऑब्जर्वर है इसको जो है कैसा प्रतीत होगा? तो याद रखना उसको जो है आपके तारतम्य में कमी प्रतीत होगी, ठीक है। तो 92 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को तारतम्य की कमी का अनुभव होगा। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुदैर्ध्य तरंग संरचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो सामान्य अवस्था की तुलना में जो आपका हो जाएगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जो आपके बायोडीजल के उत्पादन में जो है कौन सी प्रक्रिया अगर आपसे पूछी जाए अपनाई जाती है तो याद रखना इसमें आपके ट्रांस की प्रक्रिया आपके किस में अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में। अब बायोडीजल से संबंधित कुछ बातें आपको याद रखना है कि बायोडीजल जो आपका होता है ये आपके प्रदूषण रहित पर्यावरण हितैषी ईंधन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बायोडीजल आपका कैसा ईंधन है तो ये आपके प्रदूषण रहित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और बायोडीजल के बारे में कुछ बातें और याद रखना है कि जब कुछ पौधे जैसे जेट्रोपा, रतनजोत, मूंगफली, नीम आदि के बीजों से प्राप्त वसी पदार्थों का ट्रांसस्टरीफिकेशन किया जाता है तो इससे क्या प्राप्त होता है आपका? तब बायोडीजल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपका क्या होता है? प्रदूषण रहित होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं?
तो जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं आपके सहयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपके आवर्त में सहयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जबकि वर्ग में क्या होता है ये नियत रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षा को अगर पूछा जाए क्या कहा जाता है तो आप लोग उसको बोलेंगे अष्टक कहा जाता है, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो याद रखना जो आपके भोजन होता है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि लवणों की मुख्य भूमिका क्या होगी तो वो आपकी हो जाएगी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। तो न्यायाधीश का जो नाम पूछा गया तो याद रखना न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। जो आपके CN ब्रूमफील्ड थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद जो आपके महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए यही आपके क्या थे न्यायाधीश थे। कहता है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका था, तो ये कथन जो आपके था महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपके 1915 में, जनवरी 1915 में जो आपके थे महात्मा गांधी जी, वो आपके दक्षिण अफ्रीका से आपके कहाँ लौटे थे, भारत। कहता है किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। तो ऐसा आपके किसने कहा था कि जो रॉलेट एक्ट है ये आपकी एक निवारक क्या है, हत्या के समान है। तो ऐसा आपके एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ऐसा कहा था कि रॉलेट एक्ट आपका एक निवारक हत्या है। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहता है फिर आगे सर्वपरिसत्ता की नीति किसने दी थी। तो जो आपकी सर्वपरिसत्ता की नीति की बात करेगा कि किसने दी थी, तो ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दी थी। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए कितना था, तो वो भी आप लोग याद रखना 1813 से 23 तक। ये भी बात इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल युद्ध आपका किसके कार्यकाल में हुआ था, वो भी आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था, वो आपके 1814 से 16 के ईस्वी के बीच में हुआ था। तो आपका 101 का जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वपरिसत्ता की नीति ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दी थी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन इनमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखना कहता है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ऐतिहासिक रूपों से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, जी सही है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, ये भी बात सही है। तो पूछा गया राजनीतिक दर्शन कौन सा नहीं, तो यही नहीं है कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो 102 का राइट जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके 1976 में शामिल किए गए। ठीक है, 1976 में शामिल किए गए थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा, आपके 42वें, ये इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस सन में, 1976 में। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर याद रखना। आगे देखते हैं। कहता है कि मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध
लगा सकते हैं। तो मूल अधिकारों पर हम लोग क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं, आइए समझते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, या अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना ये आपकी बी और सी दोनों बातें सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि बी और सी दोनों आपके क्या हैं, सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है इन पांचों में से? तो याद रखना, कहता है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। कहता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, ये बिल्कुल बात गलत है आपकी। तो 105 का राइट जवाब आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो याद रखना भाग 3 को हम लोग जो है भारत संविधान के किस भाग को अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है किस भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित हैं? तो किस क्षेत्र में ऐसा होता है कि आपके अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग आपके क्या है, केंद्रित हैं? तो ऐसा जो आपके छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में होता है। कैसा? छोटा नागपुर का पठार, जहां पर आपका अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग एक दूसरे पर केंद्रित हैं। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है केरल की सबसे लंबी नदी भरत पूझा का दूसरा नाम क्या है? भरत पूझा का दूसरा नाम क्या है? जो आपकी केरल की सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, इसका नाम क्या है आपका? तो याद रखना पुन्नानी, पुन्नानी इसका नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे वन्य घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है? तो याद रखना इनमें से किसे घोषित किया गया है? घुड़खर अभयारण्य। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपके कच्छ का रण जो है, इसे आपके घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है। 109 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और कच्छ के रण के बारे में जरूर जान लेना कुछ बातें, आइए देख लेते हैं। जो कहता है कि कच्छ का रण जो है ये आपके, इसको जो है हम लोग सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सफ़ेद मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे कच्छ के रण को हम लोग सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, और कच्छ के रण को, कच्छ के छोटे रण को वर्ष 1972 में जंगली गधा अभयारण्य घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए जंगली गधा अभयारण्य कब घोषित किया गया कच्छ के छोटे रण को, तो ये आपके 1972 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो याद रखना जो आपके तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न होते हैं वो आपके नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपके यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आपके आंध्र प्रदेश में मौजूद है, और यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के भी नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि यूरेनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे मेटल ऑफ होप। आगे आपसे पूछा गया है असत्य कथन पहचानिए। तो इन पांचों में से आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो असत्य कथन आपका हो जाएगा सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो 112 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कहता है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कहता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है।
फिर कहता है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर कहता है एम.एस. रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जी बिल्कुल ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका जवाब 1 और 2 सही हो जाएंगे, तो 113 का राइट जवाब आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपकी कब हुई, तो इसकी आप लोग जरूर डेट याद रखना, 1966 से 67 में माना जाता है आपके भारत में हरित क्रांति की शुरुआत को, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये बातें सारी आप समझ गए होंगे। आगे कहता है किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं, तो याद रखना ये आपके कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें होती हैं वो आपकी विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। किस बल के कारण? कोरियोलिस बल के कारण। आगे क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मय्यो सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखना ये आपके जो है ये आपके किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये आपके झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर कहता है पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है, तो याद रखना कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है, तो इसमें जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका 3000 यहाँ पर वेतन मुआवजा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर। कहता है लोंगटे महोत्सव जो है किस राज्य की न्यूसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखना ये आपके अरुणाचल प्रदेश की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखना ये आपके गुजरात में स्थापित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपके गुजरात राज्य में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था, तो अब आप लोग याद कर लेंगे कि 2025 में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि ये 2023 का ये आपके पेपर में आना है, 25 को आपको जरूर याद कर लेना है कितना है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पर। वैसे जो 2023 में भारत का स्थान था वो 111वां स्थान था, ठीक है। तो आप लोग जरूर याद रखना इसको। करंट के आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। कहता है एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है, तो अपेक्षित विकास दर जो आपकी थी 2024-25 में वो आपकी कितनी थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी 7% थी। तो 120 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो जो आपकी 24वीं बैठक है ये आपकी कहाँ आयोजित की जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान के कहाँ पर, अस्ताना में, ठीक है। ये जरूर याद रखना 24वीं बैठक अस्ताना है कहाँ, आपके कजाकिस्तान में। आपसे आगे क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था, तो सर्वप्रथम आपके वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव की जनसंख्या का अध्ययन किया था, तो याद रखना इनका नाम माल्थस वैज्ञानिक थे जिन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन का आपके क्या किया था, अध्ययन किया था। और यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना कि जो आपकी मानव जनसंख्या के अध्ययन को अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं,
तो याद रखना, इसको आप लिख लीजिए, डेमोग्राफी हम लोग जो है किसको बोलते हैं, मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वो आपकी 7.8 बिलियन है, मिलियन ना समझना, 7.8 बिलियन। ठीक है। और माल्थस के अनुसार क्या था कि जनसंख्या जो है आपकी दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ती है, ऐसा किसका कथन था, तो आप लोग वहाँ पर भी उनका जवाब देंगे माल्थस। ठीक है। आगे देखते हैं, कहते हैं निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। तो सौर ऊर्जा पर कौन सी आपकी खाद्य श्रृंखला निर्भर नहीं करती है, तो याद रखना मलवा। ठीक है। मलवा जो है ये आपकी खाद्य श्रृंखला पर सीधे और ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। बाकी आपकी चरना, भीगना, ये आपकी सारी बातें जो है आपकी खाद्य श्रृंखला पर सीधे सौर ऊर्जा पर आपके निर्भर करती हैं। मलवा जो है ये आपके निर्भर नहीं करता। तो 123 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊर्जा का प्रवाह अगर आपसे पूछा जाए इसमें किस तरीके से होता है, तो आपका हमेशा एक दिशा में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 124 क्या कहता है, कहता है मिल्बे माइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है। तो याद रखना मिल्बे माइसिन का उपयोग जो है हम लोग वो आपके कृषि कीटक के उन्मूलन के लिए करते हैं। ठीक है। मिल्बे माइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में करते हैं, तो कृषि कीटक के उपयोग में। फिर कहता है किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थों वाली होती है। तो याद रखना ऐसा कौन सा जीवोम होता है, जीवोम जिसकी जो भूमि आपकी अम्लीय होती है तथा अल्प खनिज पदार्थों वाली होती है। तो याद रखना 125 का जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शंकुधारी वन की जो आपकी जीवोम होती है वो काफ़ी अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। किसकी, शंकुधारी वन की। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 10 से 40 इंच के बीच में वर्षा आपकी होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो आपके जो सौर ऊर्जा का आपके जो 51% भाग है ये आपके सौर ऊर्जा को प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत भाग, 51% भाग आपके सौर ऊर्जा को प्राप्त होता है। तो 126 का राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है मृदा में चूना मिलाने से मृदा क्या होता है, मृदा का क्या होगा अगर आप मृदा में चूना मिला देंगे। तो याद रखना इसका जो जवाब हो जाएगा मृदा जो आपकी है वो आपकी ऐसी स्थिति में कम अम्लीय हो जाएगी। मृदा में चूना मिलाने से मृदा में क्या होता है अगर पूछा जाए तो मृदा जो है आपकी वो कम अम्लीय हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है। तो याद रखना जो आपकी प्रजातियां होती हैं उनके प्राकृतिक आवास की बात करें और सुरक्षा और संरक्षण की बात करें तो उनको जो हम लोग क्या बोलेंगे। तो याद रखना उनको जो है हम लोग कहते हैं इन सीटू संरक्षण। क्या बोलेंगे, इन सीटू संरक्षण कहते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 129 क्या कहता है, कहता है जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है। जी बिल्कुल नहीं। तेल व जल के मध्य आपके पृष्ठ तनाव को घटाता है। जी बिल्कुल बात सही है। फिर कहते हैं डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बे का निलंबन हो जाता है। ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। 2 और 3 तो यानी इसका जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं कौन से ईंधन प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन आपके हो जाएंगे इनमें से। तो ये आपके गैसीय ईंधन जो होते हैं ये आपके प्राकृतिक और कृत्रिम ईंधन है। इनमें से जरूर आपको लोग याद रखना। और एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि जो प्राकृतिक ईंधन होते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे तेल वाले क्षेत्रों के पास प्राकृतिक गैस के रूप में पाए जाते हैं। किन क्षेत्रों के पास, तेल वाले क्षेत्रों के पास।
ठीक है। और प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाले अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम ईंधन कौन कौन से, तो याद रखना कोयला गैस, कोक ओवन गैस, ठीक है, इनके नाम जरूर याद रखना। और प्राकृतिक गैस अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके से बनती है, तो मेथेन प्लस एथेन प्लस प्रोपेन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, कहता है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका धूम कोहरा होता है ये आपके किसके, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी देख रहे होंगे कि धूम कोहरा जो है अगर आपसे पूछा जाए किसके संयोजन से बनता है, तो याद रखना जो आपका धूम कोहरा होता है ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्रकाश एवं ओजोन तथा हाइड्रोकार्बन के संयोजन से बनता है। तो इस तरीके से जो आपके इसके जवाब सही हो जाएगा, तो ओजोन एवं हाइड्रोकार्बन ये भी सही हो जाएगा, और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं प्रकाश तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपके धूम और कोहरे से भी बनता है, तो इसलिए इसके जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन उपधातु, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपधातु, मतलब किसे कहता है उपधातु के रूप में जाना जाता है आपका इनमें से, तो याद रखना जो आपका जर्मेनियम होता है इसे आपके उपधातु के रूप में जाना जाता है। और इसमें क्या होता है आपके धातु और अधातुओं के बीच का मध्यवर्ती गुण भी होता है, किसमें, आपके जर्मेनियम में, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कौन से ल्यूकोसाइट्स रक्त में हेपरिन और स्टेमाइन छोड़ते हैं। तो कौन से ल्यूकोसाइट्स आपके रक्त होते हैं जिसमें आपके हेपरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं, तो याद रखना वो आपके होते हैं बेसोफिल, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहते हैं, कहता है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो याद रखना कि जो आपकी नर जनन कोशिकाएं होती हैं इनका उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर होता है, तो ये आपके वृषण में आपकी नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है, इसको जरूर याद रखना। आगे देखते हैं, कहते हैं रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है। तो याद रखना आपके रुधिर में एंटी स्कंदन, थोड़ा यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि वृषण जो होते हैं नर जनन ग्रंथियाँ हैं जिनका आकार अगर आपसे पूछा जाए कैसा होता है, तो वो आपका अंडाकार होता है, तो इसको भी याद रखना। और इसकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी होती है नर जनन कोशिकाओं की, तो आपकी 2 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ आपसे पूछ रहे थे हम लोग कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है, तो आपके जो रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ हम लोग इसलिए मिलाते हैं, उसमें सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है, किसके लिए, तो सोडियम ऑक्जेलेट के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 135 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ सोडियम ऑक्जेलेट के लिए मिलाया जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपके इतने ही क्वेश्चन थे जीके जीएस साइंस के और बिहार से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी और अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से क्लास उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितनी आपकी पहले 2 क्लासें थीं, लेकिन फिर भी हमने आपकी चीज़ें डिले ना हो इसीलिए क्लास लेकर आए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और जिन लोगों ने हमारे 2 प्रैक्टिस सेट पहले वाले ना देखो उनको आप लोग ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से जो आपकी सबसे बेस्ट बुक होने वाली है रुक्मणी प्रकाशन प्रैक्टिस के लिए, उसके सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।